नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में जीत के लिए क्या है शाह का एक्शन प्लान। हरियाणा के बाद कांग्रेस को लगा एक और झटका। कट्टरपंथियों पर शिंदे की पुलिस का बड़ा एक्शन। राज ठाकरे के ऐलान से क्यों परेशान है विपक्ष और सीएम शिंदे पर क्या है ट्रिपल अटैक। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए बीजेपी ने बनाया खास प्लान। टिकट बंटवारे में कई बड़े नेताओं पर गिरेगी गाज। अजीत पवार ने कांग्रेस को दिया जबरदस्त झटका। कांग्रेस विधायक ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, अजीत पवार गुट में शामिल। महाराष्ट्र में आरएसएस की दशहरा शोभा यात्रा में अल्पसंख्यकों ने लगाए नारे, बढ़ा तनाव, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मनसे चीफ राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, बोले मेरे हाथों में दे दो कमान, महाराष्ट्र को नहीं झुकने दूंगा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ने एनडीए को दिया मौका। महायुति सरकार पर उद्धव, शरद और पटोले का ट्रिपल अटैक। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी के खास प्लान की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। यह प्लान महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए बनाया गया है, जिसके तहत बीजेपी कई बड़े नेताओं के टिकट काट सकती है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों में से करीब 30% टिकट बदलने की तैयारी कर चुकी है, जबकि झारखंड की बात की जाए तो यह आंकड़ा करीब 25% तक हो सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर में कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी नेताओं में टिकट बंटने और टिकट कटने का जो डर है वो साफ देखा जा रहा है। अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान अमित शाह ने भी साफ कर दिया था कि बीजेपी के मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है और जिनकी संख्या भी अच्छी खासी बताई जा रही है। यानी महाराष्ट्र में 30% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, जिससे बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने विधायक सुलभा खोड़के को निलंबित कर दिया है। खोड़के को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। चर्चा थी कि खोड़के उन विधायकों की लिस्ट में शामिल थे। हालांकि खोड़के ने कांग्रेस विधायक है, लेकिन उन्हें अजीत पवार का करीबी माना जाता रहा, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले हाथ छोड़कर घड़ी पहन ली है। सुलभा खोड़के के पति संजय खोड़के अजीत पवार के विश्वास पात्र माने जाते हैं। वो 2019 में एनसीपी से अमरावती लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पार्टी ने नवनीत राणा का समर्थन किया था और वो चुनी गई। खोड़के आज अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होने वाली थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी की जान जाने की वजह से कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन यह तय है कि अजीत पवार गुट में उनकी एंट्री हो चुकी है, जिससे राज्य में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। विधायक सुलभा खोड़के ने कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठकें नहीं बुलाई जाती। जब मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से संपर्क किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाने वाले खोड़के ने डिप्टी सीएम अजीत पवार की तारीफ की। कहा कि विपक्षी विधायक होने के बावजूद अजीत पवार ने विकास परियोजनाओं के लिए मेरी मदद की और पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दशहरे के मौके पर रत्नागिरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शोभा यात्रा के दौरान उस वक्त तनाव फैल गया जब कुछ अल्पसंख्यकों ने नारेबाजी की। कोकट नगर में आरएसएस की शोभा यात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि इन नारों से तनाव बढ़ा, लेकिन हिंसा की नौबत तक बात नहीं पहुंची। बाद में स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रैली निकाली और शांति भंग करने के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। पुलिस ने 5 लोगों की पहचान कर ली है। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी समारोह के दौरान इस घटना को अप्रत्याशित रूप से संबोधित किया। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया और बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा, जहां हिंदू अपने खिलाफ हिंसा के जवाब में एकजुट हो गए थे, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कम घटनाएं हुई और इसी तरह अब भारत में भी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। और अब बात राज ठाकरे की। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के नेता राज ठाकरे ने मुंबई के गोरेगांव में पार्टी के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद वो सत्ता में होंगे। उन्होंने कहा,
महाराष्ट्र की कमान मेरे हाथ में दे दो, किसी को भी दिल्ली में बैठने दीजिए, महाराष्ट्र कभी नहीं झुकेगा। चुनाव के बाद आरक्षण का मामला बंद हो जाएगा। मराठा मोर्चा के जिला जिला रवाना होने के बाद क्या होगा? आरक्षण एक जटिल विषय है और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमने आरक्षण दिया लेकिन आप नहीं दे सकते हैं। राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। अपने कारोबार को बढ़ाने का प्रयास करें। झूठ बोलकर भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि इस बारे में सोचें कि क्या आप ऐसे राजनेता चाहते हैं जो विस्फोटक हो या ऐसे राजनेता जो केवल देश के बारे में सोचते हो। अगर महाराष्ट्र की जनता ने आज फैसला नहीं लिया तो महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। जो कहीं जा रहा है वहां वफादारी के नाम की कोई चीज है या नहीं? उद्धव ठाकरे इतिहास से बाहर नहीं आते हैं। अरे महाराष्ट्र की बात करो। यानी उन्होंने महायुति और महाविकास दोनों को निशाने पर लिया, साथ ही महाराष्ट्र की जनता से खुद को जिताने की अपील कर डाली। खबरों में आगे बढ़ते। इधर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए रविवार को शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार के खिलाफ गद्दारों का पंचनामा जारी किया। इस मौके पर महाविकास आघाड़ी नेताओं ने कहा कि हमारा लक्ष्य गुजरात की सरकार को हटाकर महाराष्ट्र को बचाना है। शरद पवार ने इस मौके पर कहा कि महाराष्ट्र को उस महागठबंधन के हाथों से बचाना जरूरी है जो राज्य की प्रशासन व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। कार्यक्रम में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज, शाहू, फूले, अंबेडकर के महाराष्ट्र को मोदी शाह का नहीं बनने दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध करने वाले उसी विचारधारा के लोग हैं जो सत्ता में। इस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण ही उन्होंने मालवाड़ में शिवाजी महाराज की मूर्ति को अपमानित करने का पाप किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। शिंदे फडणवीस सरकार ने शिवाजी महाराज, शाहू, फूले और अंबेडकर के महाराज को कलंकित करने का पाप किया है। पटोले ने कहा है कि महायुति सरकार गुजरात मॉडल है और महाविकास आघाड़ी का लक्ष्य इस सरकार को सत्ता से बाहर करना है। यानी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ नाना पटोले बल्कि कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट ने मिलकर महायुति सरकार पर निशाना साधा और आने वाले चुनावों को लेकर कहा है कि हमारा लक्ष्य जो है वो इन लोगों को सत्ता से बाहर करना है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ने सीएम फेस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले महायुति को सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए क्योंकि वो सत्ता में है। ये बात उद्धव ने रविवार को एमवीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जिसमें शरद पवार भी मौजूद थे। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा, पहले महायुति को अपना सीएम चेहरा घोषित करने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि हमारा सीएम चेहरा कौन होगा। सरकार में होने के कारण महायुति को सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस को कोई चेहरा घोषित करना चाहिए, एनसीपी, एसपी को ऐसा करना चाहिए, मैं उनके घोषित चेहरे का समर्थन करूंगा। वहीं शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सीएम चेहरे के बारे में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है और यही बात है। वहीं सीएम माझी लाड़की बहन योजना को शरद पवार ने धोखा बताया है। शरद पवार ने इस योजना के लिए बजट और वित्तीय प्रावधान की कोई स्पष्टता नहीं है। अगर वो इस योजना के लिए वित्तीय सहायता के लिए स्पष्ट और अलग प्रावधान कर सकते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। यानी लाड़की बहन योजना का भी महाविकास आघाड़ी ने एक बार फिर से विरोध किया है। और खबरों के आखिर में बात बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में चौथे आरोपी की पहचान कर ली गई है। चौथे आरोपी की पहचान जीशान अख्तर के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि जीशान फोन पर तीनों शूटर्स को डायरेक्शन दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक जीशान अख्तर इसी साल 7 जून को पंजाब की पटियाला जेल से बाहर आया था। जेल में ही रहते वक्त ही वो लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में आया। फिलहाल पुलिस घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों में से एक की तलाश में जुटी हुई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने घटना के फौरन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आज दोनों को कोर्ट में भी पेश कर दिया गया, जहां अदालत ने इन दोनों को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि एक आरोपी जिसका नाम धर्मराज कश्यप है उसकी जांच का निर्देश यहां पर दिया गया। कश्यप ने अदालत के सामने खुद को नाबालिग बताया है। हत्याकांड को लेकर मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि पूर्व राज्य मंत्री अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था और उनके पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड गोलियां बरामद हुई। कुल 3 हमलावर थे जिसमें से एक अभी भी फरार है। इसके अलावा पुलिस ने बाबा सिद्दीकी सुरक्षा को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। पुलिस ने कहा कि बाबा सिद्दीकी के पास नॉन कैटेगरी सुरक्षा थी। पुलिस के 3 जवान उनकी सुरक्षा में थे। Y+ सुरक्षा उन्हें नहीं दी गई थी। घटना के बाद यहां पर दावा किया गया था कि बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी ही थे।
पुलिस ने कहा है कि वो हर एंगल से जांच करे, फिर चाहे वो बिश्नोई गैंग हो या फिर सलमान खान का एंगल हो। यानी यहाँ पर हर थ्योरी और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस भी यहाँ पर काफी तेजी से जांच में जुटी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।